कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे हैं और आज हम लोग कार्यशील पूंजी पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि पूंजी दो प्रकार की होती है, एक स्थायी पूंजी और दूसरी कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कार्यशील पूंजी। जिस प्रकार वित्तीय प्रबंध में पूंजी शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है, उसी प्रकार से कार्यशील पूंजी का प्रयोग भी भिन्न भिन्न तरह से किया जाता है। कार्यशील पूंजी को अल्पकालीन पूंजी भी बोलते हैं, चक्रीय पूंजी भी बोलते हैं, तरल और त्वरित पूंजी भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा दिया हुआ है कि चल संपत्तियों का योग ही कार्यशील पूंजी है। और एक विद्वान ने कहा है कार्यशील पूंजी से आशय चल संपत्तियों के योग से है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जब संपत्तियों को, स्थायी संपत्तियों को स्थायी पूंजी का प्रतीक माना जाता है, तो चल संपत्ति को कार्यशील पूंजी माना जाना चाहिए। तो इसीलिए कार्यशील पूंजी को निकालने का सूत्र है कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। कार्यशील पूंजी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है नियमित या स्थायी कार्यशील पूंजी, दूसरा मौसमी या परिवर्तनशील कार्य पूंजी। स्थायी कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है जिसकी आवश्यकता संपूर्ण वर्ष भर लगातार होती रहती है। ऐसी पूंजी की व्यवस्था स्थायी रूप से दीर्घकालीन ऋण लेकर की जाती है। नियमित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है न्यूनतम स्टॉक को बनाए रखने में, बैंक में न्यूनतम राशि रखने के लिए, व्यापार की मरम्मत, रखरखाव, बिजली, वेतन आदि के व्ययों को पूरा करने के लिए नियमित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है मौसमी या परिवर्तनशील कार्य पूंजी। ये ऐसी पूंजी है जिसका उपयोग वर्ष में किसी निश्चित मौसम में ही किया जाता है, जैसे सर्दी के पूर्व गर्म कपड़े या ऊन खरीदने के लिए, बरसात के पूर्व छाता या बरसाती खरीदने के लिए। जिस वर्ष अधिक बरसात होती है उस वर्ष बरसाती या छाता अधिक बिकता है, अतः पूंजी इसी अनुपात में परिवर्तनशील होती है। तो मौसमी कार्यशील पूंजी अल्पकालीन होती है और अल्पकालीन ऋणों के द्वारा ही इसकी व्यवस्था की जाती है। तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता किस किस के लिए होती है? पहला तो कच्चा माल खरीदने के लिए, दूसरा माल को उपयोगी बनाने के लिए, तीसरा कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करने के लिए, वेतन और मजदूरी का भुगतान करने के लिए, दैनिक व्ययों को पूरा करने के लिए जो दैनिक खर्चे होते हैं, बिक्री और वितरण के खर्चों को पूरा करने के लिए, और अन्य आकस्मिक खर्चे जैसे दुर्घटना, मरम्मत आदि के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि यदि आपके पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी है तो उसका क्या लाभ मिलता है। पहला तो है नगद छूट प्राप्त होती है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आप नगद देंगे तो उसमें आपको छूट मिलेगा। दूसरा, इससे विक्रेताओं को हम तत्काल भुगतान कर सकते हैं, समय पर कर सकते हैं, जिससे ऋण क्षमता में भी वृद्धि होती है, अर्थात लोग हमको ऋण देने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा, हमारी साख में भी वृद्धि होती है। चौथा लाभ है इसका पर्याप्त लाभ का वितरण होता है। जब कार्यशील पूंजी की कमी रहती है तो कंपनी पर्याप्त लाभांश नहीं बांट पाती, परंतु यदि पर्याप्त कार्यशील पूंजी है तो वो पर्याप्त लाभ बांट सकती है लाभांश के रूप में। पांचवा फायदा है कि बैंकों से ऋण प्राप्ति में सुविधा होती है, क्योंकि बैंक हमारे स्टॉक को देखते हैं, चल संपत्तियों को देखते हैं और उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं कि वो हमको ऋण देंगे या नहीं। क्योंकि हमारे पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी है, इसलिए बैंक हमको आसानी से ऋण स्वीकृत कर देते हैं। कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि श्रमिक और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता है, जिसके कारण वो पूरे उत्साह से काम करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ हैं, जो मुख्य लाभ थे उसको हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। पहला है व्यवसाय की प्रकृति। नियमित और निश्चित मांग वाले व्यवसायों में अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अनियमित और अनिश्चित मांग वाली कंपनियों, व्यवसायों में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा है व्यवसाय का आकार। यदि व्यवसाय का आकार बड़ा होगा तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, यदि व्यवसाय का आकार छोटा होगा तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी।
तीसरा है उत्पादन प्रक्रिया। यदि उत्पादन प्रक्रिया जटिल है तो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, और यदि उत्पादन प्रक्रिया सरल है तो कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। उसके अलावा है रोकड़ की आवश्यकता। रोकड़ शेष चालू संपत्तियों का ही एक भाग होता है, अतः रोकड़ की आवश्यकता कार्यशील पूंजी की मात्रा को प्रभावित करती है, और रोकड़ की आवश्यकता पड़ती है मजदूरी देने के लिए, वेतन, कर, किराया, लेनदार को भुगतान के लिए पड़ती है, और इन भुगतानों की राशि जितनी अधिक होगी कार्यशील पूंजी उतनी ही अधिक होगी। उत्पादन लागत में कच्चे माल का स्थान, ये 5वां बिंदु है। जिन उद्योगों में उत्पादन लागत में कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्थान होता है वहाँ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। उसके बाद भी बहुत सारे कारण दिए हुए हैं, लगभग 13 कारण हैं। जिस प्रमुख कारण थे वो मैं आप लोग को समझा चुका हूँ, और आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभांश क्या है, लाभांश के निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं।